हेलो, नमस्कार। मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि हम लोग, जैसे थंबनेल आप देख ही लिए होंगे, कि हम लोग ये देखना है कि कैसे हाइपोथेसिस निर्माण किया जाता है। क्योंकि जब हम लोग रिसर्च कर रहे होते हैं, जब कहीं पर सिनॉप्सिस सेंड कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं पीएचडी करने के लिए, या कोई डिसर्टेशन लिख रहे होते हैं, या कोई आर्टिकल लिख रहे होते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और जानते हैं कि जो लोग इस फील्ड से जुड़े होंगे, जानते हैं कि हाइपोथेसिस का निर्माण करना कितना कंपल्सरी है और कितना डिफ़िकल्ट काम है। तो इसको थोड़ा-सा कोशिश करते हैं, 21 प्रकार से चीज़ों को समझेंगे, ताकि हम लोग का आने वाले काम के लिए हम लोग प्रिपेयर्ड रहें, कैसे निर्माण किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आप जानते होंगे कि हाइपोथेसिस डिफरेंट टाइप्स की होंगी, उसकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स भी पढ़ेंगे, किस प्रकार से बनाई जाती है, कहाँ-कहाँ सोर्स आते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन कुछ इसकी बेसिक चीज़ें समझिए कि हाइपोथेसिस है क्या? देखिए, बेसिक हाइपोथेसिस मीन्स ये है कि जब आप कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम सर्च करते हैं, कोई भी मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आपने सर्च किया, ओके, प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन का जो क्वेश्चनेबल है कि आप इस प्रॉब्लम पे आप रिसर्च करने वाले हैं, आप टाइटल कोई सर्च करते हैं, ओके, इस टाइटल पे मैं रिसर्च करूँगा, तो आप जानते हैं कि इसके लिए एक एम बनाना पड़ेगा। वैसा तो नहीं है कि आप पहले से ही सोच लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोरोना की वैक्सीन आई होगी, फॉर एग्जांपल कोरोना की वैक्सीन आई होगी, तो कोरोना की वैक्सीन किसी ना किसी पर टेस्ट किया जा रहा होगा, ओके। तो टेस्ट करते समय आप जानते हैं कि 2 हिस्सों में वेरिएबल डिसाइड होंगे। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ओके, एंड एक डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। इंडिपेंडेंट मीन्स क्या होगा कि जो आप वैक्सीन टेस्ट कर रहे हैं, ये वैक्सीन होगा, ओके, और यहाँ पर पर्सन होंगे जिस पर टेस्ट किया जा रहा होगा, और ये डिपेंड कर रहे होंगे उस पर, ओके, तो वैक्सीन से हिसाब से डिपेंड कर रहे होंगे, ओके। तो इंडिपेंडेंट क्या है कि जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो लॉ ऑफ डिमांड ऑफ प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट है, मीन्स प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ता है, मीन्स क्वांटिटी डिपेंडेंट हो गया, ओके। जैसे मान लीजिए एजुकेशन कर रहे हैं, कोई भी पढ़ रहे हैं, तो कोचिंग क्या हो गया, कोचिंग करने से मान लीजिए एजुकेशन बढ़ता है, या लिटरेसी बढ़ती है, या नॉलेज बढ़ता है, तो कोचिंग क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, ओके। उसका प्रभाव इस पर पड़ रहा होगा नहीं पड़ रहा होगा, ये रिसर्च का विषय है, लेकिन ऐसा ही हो रहा होगा। तो पहले तो जान लीजिए कि डिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्या होता है। आई थिंक आप लोग समझ गए कि डिपेंडेंट क्या है एंड इंडिपेंडेंट क्या है, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं और डिफरेंट टाइप्स के आपके पास प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको एम बनाना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव्स, ओके। कि हमको ये पता रहे कि जैसे मान लीजिए कोरोना की वैक्सीन मैंने एग्जाम्पल लिया था, तो आप ऐसे समझिए कोरोना की जो वैक्सीन बन रही होगी, तो इस पर क्या किया गया होगा कि कोरोना के वैक्सीन का प्रभाव मान लीजिए H0 बनाया जा रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल नल हाइपोथेसिस, ओके। नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, आगे धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे कि कोरोना की जो वैक्सीन है, ओके, उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ओके। ये क्या होगा, H0 होगा, क्योंकि जानते हैं H0 हमेशा नकारात्मक होती है, आगे बात बताई जाएगी, लेकिन यहाँ जानते रहिए। अब क्या है कि इसी को टेस्ट करना होता है, क्यों, क्योंकि ये टेंटेटिव सॉल्यूशन है, ऐसा समझिए, टेंटेटिव सॉल्यूशन मीन्स अस्थायी समाधान है, जिसको रिसर्चर डिस्प्रूव करना चाहता है या रिजेक्ट करना चाहता है। H0 क्या करना चाहता है, वो रिजेक्ट करना चाहता है। रिजेक्ट करेगा, जैसे नहीं पढ़ रहा है तो अभी तो माना जाएगा कि नहीं पढ़ रहा है तो अच्छा दवाई है, इसीलिए H0 को हमेशा रिजेक्ट करता है, राइट। तो बेसिकली हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है, टेंटेटिव सॉल्यूशन किस चीज का सॉल्यूशन है, जो प्रॉब्लम है, ओके, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, कि इसका ये अस्थायी समाधान है, और इसको किससे प्रूव किया जाएगा, डाटा से, डाटा कलेक्ट होगा, एनालिसिस होगा, और इसके आधार पर ये प्रूव्ड होगा। तो जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तो इसमें देखिएगा, इसमें बहुत चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ओके, कि कैसे हाइपोथेसिस बनता है, कैसे टेस्ट होता है, उसके एरिया ऑफ रिजेक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें डिफरेंट क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी शुरुआत है तो चीज़ों को थोड़ा समझते रहिए। 2-3 क्लास में आप लोग कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे हाइपोथेसिस बनाई जाती है,
कैसे उसकी टेस्ट होती है और कैसे उसको टेस्ट करके रिजेक्ट और एक्सेप्ट करते हैं। ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और जिसको हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ समझ गए कि टेंटेटिव है, सॉल्यूशन है और उसी को रिसर्चर प्रूव या प्रूव करना चाहता है। इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस की पूरी फंडामेंटल थी ये, जो कि अभी आगे चलते हैं इसका डेफिनेशन देखते हैं तब आपको इजीली और समझ में आ जाएगा। देखिए हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन मीन्स हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन कैसे होता है। देखिए द रिसर्च एक्टिविटीज आर प्लान टू वेरीफाई द हाइपोथेसिस एंड नॉट फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम और टू सीक आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या पहले बताया जा रहा है कि जो हम रिसर्च कर रहे हैं वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए नहीं कर रहे हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना है, हमको क्या करना है, हाइपोथेसिस को ही एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, इसीलिए हम कर रहे होते हैं। राइट, यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देना है हमको, क्योंकि पहले से प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे दे सकते हैं। हाइपोथेसिस में कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्यों देते हैं। एक चीज और जानते रहिए यहाँ पे कि जो भी आगे बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पे जानते रहिए कि नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नाम सुने होंगे सब लोग। ओके, हमेशा नल हाइपोथेसिस के लिए टूल्स बने हुए हैं, अल्टरनेटिव के लिए नहीं टूल्स हैं। इस बात को ध्यान रखिए। ओके, जो अभी बताएंगे आगे। तो यहाँ पर चीज़ें क्या है कि जब आप कोई भी हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं तो आप नल हाइपोथेसिस को ही प्रूफ या डिस्प्रूव कर रहे होते हैं, अल्टरनेटिव को नहीं कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर बताया जाएगा हाइपोथेसिस की वेरीफाई किया जाता है, ना कि क्वेश्चन का प्रॉब्लम सर्च किया जाता है या सी के आंसर ऑफ क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। इसका मेन उद्देश्य नहीं है ये। नेक्स्ट क्या है, हाइपो प्लस थीसिस, हाइपोथेसिस। हाइपो प्लस थीसिस से दो शब्दों से मिल करके बना है, जिससे क्या है, हाइपो मीन्स टेंटेटिव आर सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन एंड, देख पता ना, टेंटेटिव अस्थायी है। ओके, अस्थायी समाधान नहीं है, अस्थायी, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन एंड थीसिस मीन्स स्टेटमेंट अबाउट सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का एक स्टेटमेंट है ये। तो क्या है ये, ऐसे कह सकते हैं टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ स्टेटमेंट। ओके, ये स्टेटमेंट है। राइट, नेक्स्ट क्या है, द वर्ड मीनिंग ऑफ द टर्म हाइपोथेसिस इज ए टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो टेंटेटिव में बताया, टेंटेटिव सॉल्यूशन है। हाइपोथेसिस ऑफर्स ए सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट इज टू बी वेरीफाइड एम्पिरिकली एंड बेस्ड ऑन द सम रेशनल। मीन्स ये संबंध बताता है, बट क्या करना है, इसको रेशनल तरीके से, रेशनल मीन्स क्या होगा, साइंटिफिक। ओके, और साइंटिफिक मीन्स डाटा के द्वारा ये प्रूफ करेंगे कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वह प्रूफ हो रहा है या डिसप्रूव हो रहा है। राइट, तो यहाँ तक समझ गए कि हाइपोथेसिस की मेन डिफिनेशन क्या है। देखिए धीरे धीरे चीज़ों को समझिए। ओके, जो क्लास इसको देखते रहेंगे, क्योंकि देखिए ये बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 2 मिनट देखे वीडियो, 2 मिनट क्लास देखे तो समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे चीज़ें कुछ यहाँ बताए जाएंगे, कुछ टाइप्स में बताए जाएंगे, कुछ टेस्टिंग बताई जाएंगी, कुछ रिजेक्शन और रिजेक्ट में बताई जाएंगी चीज़ें। तो धीरे धीरे चीज़ें क्या होगी ना, आपको कंक्लूड हो जाएगा। तो अभी तो क्या है, डिफिनेशन हो पड़े। राइट, तो परेशान नहीं होना है। ओके, आप लोग देखते रहिए बस, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें सब क्लियर हो गई हैं। ओके, क्योंकि आज समझ लीजिए कि देख लेंगे तो हाइपोथेसिस डेफिनेटली क्रिएट करना सीख लेंगे कैसे किया जाता है। एक और डिफिनेशन किसका है, जेम्स सी ब्रिक्टन का, ए टेंटेटिव सपोजिशन ऑफ प्रोविजनल गेस। मीन्स प्रोविजनल, आप जानते हैं थीसिस पीएचडी करने से पहले आप गेस कर रहे होते हैं। इट इज ए टेंटेटिव सपोजिशन ऑफ प्रोविजनल गेस व्हिच सीम्स टू एक्सप्लेन द सिचुएशन अंडर ऑब्जर्वेशन। तो जो ऑब्जर्वेशन से आप सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं उसी का एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है या टेंटेटिव गेस किए हुए हैं। ओके, जिसको सिंपल में कहता है कि ये तत्काल समाधान है। ओके, अगर कुछ कोई पूछे आपसे कि हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस तत्कालिक समस्या का समाधान है जिसको रिसर्च स्कॉलर अपने रिसर्च की प्रक्रिया द्वारा प्रूफ करना चाहता है। सिंपल सा, तो इतना तो जानते ही रहिए कम से कम। राइट, नेक्स्ट क्या है, फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस कौन सा कार्य है, तो कुछ चीज़ देखिए यहाँ पर आप नहीं समझ पाए, अब देखिए फंक्शन की द्वारा समझ जाएंगे। अगर हमारा डेफिनेशन से किसी को नहीं समझ में आया तो अब क्या होगा, कुछ चीज़ें फंक्शन समझेगा कि अच्छा इसका कार्य क्या है। ओके, इसका देखते हैं। फर्स्ट क्या है, द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शन ऑफ हाइपोथेसिस इन रिसर्च प्रोसेस सजेस्ट बाय द HHMC। HH मैक के द्वारा
कुछ फंक्शन बताए गए हैं, उसी फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे, राइट। इसमें क्या है, फर्स्ट, इट इज ए टेम्पोररी सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम कंसर्निंग विद सम ट्रूथ विच इनेबल्स एंड इन्वेस्टिगेटर टू स्टार्ट हिज रिसर्च वर्क। तो ये क्या है, टेम्पोररी सॉल्यूशन है, जो कि कंसर्न किससे होता है, जिससे कि वह इन्वेस्टिगेटर स्टार्ट कर सके, समझ पाए कि इसको हमको प्रूव करना है कि डिस्प्रूव करना है। ये एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है, राइट। यहाँ पर ऐसे होगा। नेक्स्ट क्या है, इट ऑफर्स ए basis in establishing the specifics what to study for and may provide possible solution to the problem। यहाँ पर क्या है कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए भी किया जाता है कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है प्रॉब्लम का, उसका स्पेसिफिक एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफर बेसिस किया जाता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सॉल्यूशन को किस बेस पर इसको हटाना है, नहीं रखना है, अध्ययन करना है, क्या प्रोवाइड करना है, ये सब चीज़ें की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ईच हाइपोथेसिस में लीड्स टू फॉर्मुलेट अनदर हाइपोथेसिस। तो एक हाइपोथेसिस दूसरा हाइपोथेसिस को जन्म दे रही होती है। अभी आप लोग पढ़ेंगे जैसे A0 बन रहा है तो अल्टरनेटिव जो बनेगा तो अनेक प्रकार का बनेगा, जो अभी आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट, ए प्रिलिमिनरी हाइपोथेसिस में टेकन द शेप ऑफ द फाइनल हाइपोथेसिस। जो अगर पहला हाइपोथेसिस को ले रहे हैं तो वो शेप के ले रहा होगा फाइनल हाइपोथेसिस का। ओके, नेक्स्ट क्या है, ईच हाइपोथेसिस प्रोवाइड्स द इन्वेस्टिगेटर विथ डेफिनिट स्टेटमेंट which may be objectively tested and accepted or rejected and leads for interpreting results and drawing conclusion that is relation to original purpose। तो इसका मेन ओरिजिनल पर्पज क्या है कि आप ड्राइंग करिए, इन्वेस्टिगेट करिए, डाटा का तो इन्वेस्टिगेट करिए, ये सब चीज़ें आप लोग कर रहे होते हैं। तो ये कुछ फंक्शन है जिसके कारण से हम लोग कर रहे होते हैं। ओके, तो इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, हाइपोथेसिस का इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण क्यों है, हम क्यों मीन्स इतना इम्पोर्टेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं, इस कारण से। पहला क्या है, हाइपोथेसिस एज द इन्वेस्टिगेटर ऑफ आइज। यहाँ पर क्या है कि जो इन्वेस्टिगेट करने वाला है वो इस इन्वेस्टिगेटर को क्या करता है, आई प्रदान कर, आँख प्रदान करता है कि क्या वो देखना चाहता है। ओके, तो हाइपोथेसिस इसलिए भी हम बनाते हैं ताकि एक रिसर्च स्कॉलर को आँख मिल जाए कि हमको ये चीज़ें देखनी है, और उसी के अनुरूप वो डाटा कलेक्ट करता है, उसी के अनुसार वो टेस्ट लगाता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, इट्स फोकस रिसर्च। इससे क्या होता है कि उसका फोकस क्लियर होता है। जानते हैं फोकस, एक बार रतन टाटा जी से पूछा गया, ये बताइए कि जीवन में यदि आपको एक शब्द में लाइफ को डिस्क्राइब करना हो कि आपको सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए, तो उन्होंने जानते क्या बताया था, इसी फोकस को बताया था कि अपना फोकस एकदम एक जगह रखिए, एकदम सेंट्रलाइज। तो ये क्या करता है, उसी लिए हाइपोथेसिस क्या करता है, फोकस देता है कि आप फोकस बना के रखिए। ओके, तो यहाँ पर क्या है, फोकस बना के रखा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्या है, इट प्लेसेज क्लियर एंड स्पेसिफिक गोल्स। यह करता है, गोल्स को स्पेसिफाइड करता है। जानते हैं कि जो महान लोग होते हैं, ओके सुने होंगे, महान लोग होते हैं उनके दिमाग में क्या होता है, गोल होता है, ओके, उद्देश्य। और जो महान लोग नहीं होते हैं, नॉर्मल होते हैं, उनके क्या होता है, केवल इच्छा होती है, डिजायर। उनके अंदर डिजायर बहुत ज़्यादा रहेगी, इच्छा। ओके, लेकिन इच्छा नहीं पालना है, समझ गए। हमको जानते रहना चाहिए हाइपोथेसिस कैसे बनता है, क्यों बनता है। आपको एकदम गोल उद्देश्य रखिए कि हमको ये करना है, राइट। नेक्स्ट क्या है, इट प्रिवेंट्स ब्लाइंड रिसर्च। अब क्या है कि आप मान लीजिए कि रिसर्च करते जा रहे हैं, कोई उद्देश्य है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। ओके, कहीं भी जा सकते हैं नहीं, इसीलिए ब्लाइंड, अंधाधुंध जो रिसर्च चल रहा है कि आप आंख बंद करके जा रहे हैं, कोई उद्देश्य है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने और गोल्स बना लिया, क्या है, फोकस बना के रखा है, आपके पास आंख है। ये जब तीनों चीज़ें हैं तो ब्लाइंड कैसे हो सकते हैं, आंख हो ही नहीं सकता, अंधे हो ही नहीं सकते। तो इसीलिए चार चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाइपोथेसिस बनाई जाती है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। चलते हैं, वी आर गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है काइंड्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब देखिए यहाँ पर एक डिफिनेशन में लूँगा, एक एग्जाम्पल, उसी पे मैं सब कुछ बताते रहूँगा, उस एग्जाम्पल को ध्यान रखिए बस, कि आपको ये पता चल जाएगा कि हमको कैसे ये
काइंड्स को चेंज करना है, उसको टाइप्स में बताऊंगा। ओके, ये तो प्रकार है। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि 2-3 चीज़ें हैं, बहुत ईजिली मैं ले रहा हूँ ताकि कोई भी वीडियो देखे तो ये क्लास देखे तो उसको समझ में आ जाए। आप जानते हैं कि कुछ संबंध हो सकते हैं, जैसे कोचिंग का और नॉलेज का हो सकता है कि नहीं, फर्टिलाइजर का और ग्रोथ का। फर्टिलाइजर डालने से ग्रोथ क्या होगा, ये प्रॉब्लम हो सकता है जनरल में, जो कि सबको मैं सोच रहा हूँ कि सबको इजी आ जाए। कोई मान लीजिए कि इंजेक्शन है, इंजेक्शन एंड डिसीज का, रोगी का। ये 3 चीज़ आप ऐसे समझिए कि 3 चीज़ों को हमको रिसर्च करना है। पहला क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ से एकदम डेफिनेटली ध्यान से सुनिए। यहाँ से फॉर्मेशन हो रहा होगा थीसिस का। अभी तक तो चल रहा था केवल क्या हाइपोथेसिस है क्या नहीं है, ये सब चीज़ें नहीं, इंपॉर्टेंट ये है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, कोचिंग का प्रभाव नॉलेज पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। आपको ये टेस्ट करना हो, मान लीजिए आपको टेस्ट करना हो कि जो हम उर्वरक खेत में डालते हैं, कोई भी उर्वरक, गेहूँ, यूरिया है, फास्फेट है, डाई है, डिफरेंट टाइप्स के, क्या उसके ट्री ग्रोथ पे, जो पेड़ पौधे हैं उसी ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। और या तो हम कर सकते हैं कि जो इंजेक्शन का इन्वेंशन हो रहा है, मैंने किया है मान लीजिए कोई, तो उसका डिसीज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ये 3 चीज़ें आई थिंक सभी के लिए, ये मान लीजिए कि शिक्षा छात्र वालों के लिए हो जाएगा, ये साइंस वालों के लिए, और ये साइंस वालों के लिए। ओके, ये चीज़ें हम लोग को देखना है, राइट। अब सोचिए क्वेश्चन फॉर्म में क्या होगा। क्वेश्चन फॉर्म मान लीजिए इसका बनाना हो, ऐसे समझिए, अगर इसका बनाना हो कि कोचिंग का प्रभाव नॉलेज पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो आपको सिंपल से क्या करना है, क्या कोचिंग का प्रभाव नॉलेज पर पड़ता है। दैट इज क्वेश्चन फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस, सिंपल सी बात है। ऐसे मान लीजिए इसका बनाना हो फर्टिलाइजर का, क्या फर्टिलाइजर का प्रभाव ग्रोथ पर या ट्री ग्रोथ पर, पेड़ की ग्रोथ पे पड़ता है, सिंपल सा। वैसे ही यहाँ पे क्या इंजेक्शन, इस इंजेक्शन का प्रभाव, क्या इस इंजेक्शन का प्रभाव डिसीज पर पड़ता है, सिंपल सा। ये आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस कैसे तैयार की जाती है, राइट। नेक्स्ट क्या है, डिक्लेरेटिव। ये डिक्लेयर कर देगा, समझ रहे हैं, डिक्लेयर क्या कर देगा, डिक्लेयर ऐसे करेगा कि कोचिंग का प्रभाव नॉलेज पे पड़ता है, ऐसे कोचिंग का प्रभाव नॉलेज पर पड़ता है। ये डिक्लेयर कर दिया, समझ रहे हैं, ये पहले डिक्लेयर कर दे के हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी। ओके, आगे बताएंगे कैसे बनता है, लेकिन जानते हैं कि अल्टरनेटिव, और जब नहीं लगता है ये क्या होता है, नल हाइपोथेसिस। ओके, नल हाइपोथेसिस क्यों होती है, क्योंकि नकारात्मक होती है। ओके, अब क्या होगा इसे समझ गए, अभी तो आगे मैं बताऊंगा, अभी केवल बनाना सीखिए कैसे बनता है। ओके, नेक्स्ट, यहां तक समझ गए। नेक्स्ट चलिए देखिए, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में क्या होगा, डायरेक्शनल समझिए कि कोचिंग का प्रभाव, कोचिंग का प्रभाव ज्ञान पर ज्यादा पड़ता है जो कोचिंग नहीं करते उनसे, जो कोचिंग नहीं करते हैं उनसे। मतलब जो कोचिंग नहीं करते हैं, कोचिंग के प्रभाव ज्ञान पर ज़्यादा पड़ता है। अब जिस मान लीजिए ऐसा लिख लीजिए, थोड़ा सेंटेंस अलग हो गया, तो ऐसे समझ, जो कोचिंग नहीं करते हैं उनसे ज़्यादा कोचिंग का प्रभाव ज्ञान पर पड़ता है। ये क्या डिक्लेयर, डायरेक्शनल कर दिया, अधिक पड़ रहा है। ओके, कि एक कोचिंग वाला लड़का है, एक नॉन कोचिंग वाला लड़का है,
ओके, उसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है। ओके, तो ये बताया जा रहा है कि कोचिंग वाला स्टूडेंट का इस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है। तो देखिए ज़्यादा या कम हो गया ना, तो ज़्यादा या कम आ जाए, ओके, तो समझना है कि डायरेक्शनल बताया जा रहा है कि कोचिंग वाले का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, कोचिंग वाला ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, फर्टिलाइजर का प्रभाव पड़ रहा है, ये फर्टिलाइजर का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ये सब चीज़ें जब कम ज़्यादा आ जाती हैं तो कहा जाता है डायरेक्शनल। आर यू ओके? चलते हैं नेक्स्ट पे, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। नॉन डायरेक्शनल क्या है? अब यहाँ पर क्या होगा, कोचिंग का प्रभाव और ज्ञान में कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है, ओके, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कोचिंग इफेक्ट एंड नॉलेज, या कोचिंग एंड नॉलेज में दोनों में कोई प्रभाव नहीं है। ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया नल हाइपोथेसिस। समझ के, नॉन डायरेक्शनल। देखिए डायरेक्शन बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कोचिंग का प्रभाव ज्ञान में पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है, बता रहा है कि कोई कितना है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ओके, तो इसको क्या कहता है, नॉन डायरेक्शनल। जो डायरेक्शन बता रहा हूँ कि हम निगेटिव जाएंगे या कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ये नहीं बता। देखिए इसमें कहाँ कम ज़्यादा बता रहा है, कुछ नहीं बता रहा है, इसीलिए इसको नॉन डायरेक्शनल कहा जाता है। राइट, ओके, तो यहाँ पर चलते हैं आगे। आई थिंक आप लोग समझ में आ रहा हो कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग बनाते हैं। ओके, धीरे धीरे चीज़ें और समझ में आएंगे। अब देखिए, तो ये 4 प्रकार के हाइपोथेसिस पढ़े, अभी हम लोग पढ़ेंगे उसका, अभी परेशान मत होइए, समझ रहे हैं, अभी पढ़ेंगे उसका कि कैसे बनाया जाता है रियल में, कैसे टेस्ट होता है, काइंड्स कैसे होता है, नल हाइपोथेसिस, ये सब चीज़ें। ओके, अभी मैं उसका काइंड्स बताया हूँ कि इस टाइप से बन सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। मीन्स हाइपोथेसिस, अगर अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आपको हाइपोथेसिस कहाँ से पता चलेगी, ये भी तो बात है। तो हाइपोथेसिस पता करने के लिए क्या करना होगा, पहले जनरल कल्चर, आपको सामान्य जो कल्चर चल रहा है उसका, जैसे रिलीजियस, मोरल बायस, जैसे कोई धार्मिक है, कोई बायस्ड है, कोई टिपिकल रोल है फैमिली का, या प्लेइंग इंटरेस्ट है ऑफ चिल्ड्रेन, जो बच्चे खेल रहे हैं उनका इंटरेस्ट, वुमेंस एजुकेशन, वुमेंस एंटरप्रेन्योरशिप, इटीसी, ये सब चीज़ें क्या हैं, इशूज हैं कि धर्म का प्रभाव क्या पड़ने वाला है, टिपिकल रोल फैमिली में आपका रोल क्या है, प्लेइंग इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रेन का कितना खेलने में इंटरेस्ट है, क्या प्रभाव है, वुमेंस एजुकेशन का क्या प्रभाव है, वुमेंस एंटरप्रेन्योरशिप की क्या स्थिति है। ये सब चीज़ें क्या है, आपको हाइपोथेसिस फ्रेम करने की आइडिया देती हैं। ओके, सिंस कल्चर अफेक्ट्स मेनी एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी एंड हेंस इकोनॉमी, और जबकि कल्चर क्यों लिया जा रहा है कि जो ये सब कल्चर है, मोरल है, प्लेइंग इंटरेस्ट है, वुमेंस एंटरप्रेन्योरशिप, वुमेंस एजुकेशन है, ये क्या करता है, सोसाइटी को प्रभावित करता है, और सोसाइटी अंतिम से क्या करती है, इकोनॉमी को प्रभावित करती है। तो आप ये सब हाइपोथेसिस ले सकते हैं, कैसे, सोसाइटी, कल्चर का प्रभाव सोसाइटी पे क्या पड़ता है, ओके, कल्चर का प्रभाव इकोनॉमी पर क्या पड़ता है, दैट इज हाइपोथेसिस। ओके, ऐसे हाइपोथेसिस बनती है, समझ रहे हैं, जैसे जनरल कैसे कैसे बनेगा, कल्चर का, जैसे कल्चर से बनाना हो आपको सोसाइटी का, तो कैसे बनाएंगे, इस संस्कृति का प्रभाव समाज पर नहीं पड़ता है, मान लीजिए, या महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, महत्वपूर्ण, ऐसे समझिए, महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, संस्कृति के प्रभाव समाज पर महत्वपूर्ण अंतर नहीं है, उसके बाद नल हाइपोथेसिस इसको प्रूव करेंगे। फिर संस्कृति के प्रभाव इकोनॉमी पर नहीं पड़ता है, ओके, संस्कृति और इकोनॉमी में कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है, या अगर क्वेश्चन अटैक बनाना हो, क्वेश्चन वाला हाइपोथेसिस, तो क्या संस्कृति का प्रभाव इकोनॉमी पर पड़ता है, इकोनॉमी पर पड़ता है, ये क्या हो, क्वेश्चन फॉर्म में हो गया। तो ऐसे करना है, या जब डायरेक्शन बनाना हो, डायरेक्शन देना हो, तो क्या करना, संस्कृति के प्रभाव इकोनॉमी में ज़्यादा पड़ता है, ज़्यादा कर देंगे, ये कम पड़ता है तब क्या करेंगे, ज़्यादा या कम यहाँ लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल हो जाएगा। तो अब चीज़ों को आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे, आई थिंक अब लग रहा होगा आप लोगों को कि ऐसे चीज़ों को हम लोग को बनाना है। ओके, कोई चीज़ हो,
नेक्स्ट क्या है, साइंटिफिक थ्योरी। अब क्या है, जो साइंस स्टूडेंट से रिलेटेड है, साइंटिफिक रिलेटेड, तो जो पहले से कोई लोग रिसर्च कर चुके हैं, अगर उसमें कोई वेरिएबल्स दिए हैं कि वेरिएबल से प्रभाव चेक करना है, वो लोग नहीं चेक कर पाए, क्योंकि जानते हैं कोई प्रभाव डालने के लिए, जिस मान लीजिए कल्चर का प्रभाव, कल्चर एक ही कल्चर थोड़े है, बहुत कल्चर होगा, तो हो सकता है जो लोग नहीं रिसर्च किए होंगे आप करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, देयर आर वेरियस साइंटिफिक थ्योरीज आर लॉ अवेलेबल इन द लिटरेचर। आप लिटरेचर जब पढ़ते बुक्स पढ़ रहे होते हैं, कोई ऑनलाइन चीज़ें देख रहे होते हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें होती हैं, कैन बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। तो उस लिटरेचर को पढ़ करके भी हाइपोथेसिस बना सकते हैं, ये चीज़ें अभी तक प्रभावित नहीं कर रही थी, ये वेरिएबल्स को टेस्ट नहीं किया गया है, हम इसको करते हैं, राइट। तो उससे भी आ सकता है, आई थिंक ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ें होती हैं आप पर्सनल एक्सपीरियंस भी कर रहे होते हैं, ओके। इससे महंगाई पर प्रभाव पड़ रहा है, अभी तक मान लीजिए कुछ लोग न जानते हो सकता है बता दें कि मौसम का प्रभाव पड़ रहा है, ओके। तो ये सब पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओके। द मोस्ट वाइडली यूज सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ ए हाइपोथेसिस इज दैट ऑफ रिसर्चर डाउन एक्सपीरियंस। मीन्स अब यहाँ पर क्या है, एक्सपीरियंस का होता है कि क्या एक्सपीरियंस है उसका, व्यक्ति का, जो रिसर्च करने वाला है वो एक्सपीरियंस से ही अपना बनाता है। जैसे मान लीजिए महंगाई में होता है ना, महंगाई का या ज्ञान पर, ज्ञान को अलग अलग प्रभावित कर रहे होंगे, हो सकता है अभी तक जो ना किए हुए आप एक्सपीरियंस से कर रहे होंगे, नहीं ज्ञान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्वायरमेंट का पड़ता है, ज्ञान पर सबसे प्रभाव किसी और चीज़ का पड़ता है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्या है, एनालॉजीज। इवन दो रीजनिंग बाई एनालॉजी is considered unacceptable as a source of proof, still is very fertilized source of hypothesis। ये एनालॉजी में क्या है कि आप तार्किकता के आधार पर तर्क कर रहे हैं, ओके, लॉजिकल तर्क के आधार पर भी आप कर सकते हैं कि इससे ये हो रहा है तो इसका मतलब ऐसे हो रहा होगा, ओके। तो ये सब कर सकते हैं, तर्क के आधार पर कुछ चीज़ें आती हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, देखिए फिफ्थ क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन इज दैट securing sound ideas about the facts, conditions and relations involved in the phenomena। आप बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि जो फैक्ट्स हैं, जो कंडीशंस हैं और रिलेशनशिप है, उसी को आप लोग बनाते हैं हाइपोथेसिस में। कोई आपको फैक्ट पता हो, ओके, कोई कंडीशन पता हो, कोई रिलेशनशिप पता हो, इसी तीनों चीज़ों को लेकर के हाइपोथेसिस फ्रेम की जाती है। इस बात को अंतिम लाइन याद रखिएगा कि कोई भी हाइपोथेसिस बनाते समय उसका फैक्टर्स, उसके वेरिएबल्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन प्रभाव डाल रहा है, कौन इंडिपेंडेंट है, कौन डिपेंडेंट है। ये सब चीज़ें अगर आप सर्च कर ले जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाइपोथेसिस कैसे बना जाती है। तो इसलिए हाइपोथेसिस बनाते समय पहले आपको क्या ध्यान रखना है, वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स या फैक्टर्स, कौन कौन चीज़ें प्रभावित कर रही है, इसी फैक्टर को लेकर के बनाना होता है हाइपोथेसिस। सिंपल सी बात है, ओके। हाइपोथेसिस कैसे फाउंडेशन किया जाता है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया होगा एक बार दोबारा देख लीजिए, चीज़ों को और समझ में आ जाएगी, कमेंट कर दीजिए। तो जो मैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बताने वाला हूँ इसके आगे लेक्चर, तो उसमें मैं उसको कवर कर लूँगा, ओके। तो यहाँ तक वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।